अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बख़ैर अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जमात तहूम के उर्दू निसाब से इंशाल्लाह हम इंटरव्यू देखेंगे, जिसका कुछ हिस्सा या तारुफ पिछले लेक्चर में हमने देख चुके हैं। हमारे निसाब में जो इंटरव्यू शामिल किया गया है, मुलाकात जो शामिल की गई है, वो एक फ़नकार का तारुफ है, इदारे की जानिब से निसाब में शामिल हाल है। तो देखते हैं हम मुलाकात मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब से। प्यारे बच्चों, मुज़फ़्फ़र हनफ़ी से एक मुलाकात, दरअसल ये एक इंटरव्यू है। आइए आप सफ़ा नंबर 34 पर, निसाबी किताब के सफ़ा नंबर 34 पर आते हैं हम। चलिए देखते हैं हम मुलाकाती ने सबसे पहले क्या सवाल किया। मुलाकाती सवाल करता है, अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई हालात से मुताल्लिक़ कुछ बताएं। यहाँ पर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब से मुलाकात हो रही है, बल्कि हो चुकी है, और मुलाकात पर पहला सवाल मुलाकाती के ज़रिए किया गया कि अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई हालात से मुताल्लिक़ मालूमात दीजिए या बताइए। चूँकि मुज़फ़्फ़र हनफ़ी एक फ़नकार है, देखते हैं क्या जवाब देते हैं। मुज़फ़्फ़र साहब कहते हैं, मेरा बचपन, लड़कपन और जवानी सभी गुर्बत व इफ़लास और समाजी बेइंसाफ़ियों का मुकाबला करते हुए गुज़रे हैं। मुख्तसरन अर्ज़ है कि मेरा प्राइमरी और मिडिल स्कूल का ज़माना इंतहाई उसरत में बसर हुआ। देखिए, लफ्ज़ आया है उसरत। उसरत के माने गुर्बत, मुफलिसी, इफ़लासियत, गरीबी, तंगदस्ती। ठीक है, यहाँ पर वो जब अपने हालात का जिक्र करते हैं, मुज़फ़्फ़र अपने हालात को बयान करते हुए कहते हैं कि उनका जो बचपन का ज़माना रहा है, बल्कि लड़कपन और जवानी तक भी वो इंतहाई उसरत, गरीबी, परेशानी, मुफलिसी और तंगदस्ती में गुजार चुके हैं, और साथ साथ समाजी नाइंसाफ़ियों ने भी उन पर कई दफ़ा घेरे किए हैं, कई दफ़ा हमले किए हैं। वालिद साहब खंडवा में प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। वालिदा 3 बेटियों और 1 बेटे के साथ आबाई वतन, जिसका नाम था हसवा, जो फतेहपुर में रहने पर मुसिर थी यानी कि बज़िद थी या इसरार करती थी। खंडवा से 10 रुपये का मनी ऑर्डर हर महीने आता था, जिसमें हम 5 नफ़र महीने भर तंगी में बसर करते थे। 5 नफ़र के माने यहाँ पर ज़िंदगी के हैं, यानी कि यहाँ मुराद 5 लोग हैं, 5 नफ्स हैं। तो यहाँ पर 5 लोग 10 रुपये में महीना भर किस हालत में, किस कसमपुर्सी में गुजारा करते, ये वही जानते हैं। इंतहाई तंगदस्ती के साथ महीने भर का खर्च हुआ करता था। इस इफ़लास के ज़माने में मिडिल स्कूल के इम्तिहान में बोर्ड के 25 मुमताज़ तलबा की फहरिस्त में मेरा नाम भी तीसरे मकाम पर था। देखिएगा, अक्सर कहा जाता है कि ऐसे ही घरों से रोशनी निकलती है जहाँ पर इफ़लासियत है। इफ़लासियत से मुराद यहाँ पर गंदगी नहीं है, बल्कि गुर्बत है। ऐसे घर जहाँ पर तंग ढकने के कपड़े ना हो, ऐसे घर जहाँ पेट भरने की रोटी ना हो, ऐसे घरों के भी चश्मे चिराग अपनी रोशनी बनाए रखते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर बताया गया कि मुज़फ़्फ़र साहब के घर में आमदनी कम थी, लेकिन ख़र्चा हद से ज़्यादा था। फिर भी उनकी वालिदा बड़े ही सलीक़े से, बड़ी ही किफ़ायतशारी के साथ अपने घर का खर्च बर्दाश्त कर रही थी। वालिद साहब अपने घर अहल-ओ-अयाल से दूर कमाई के लिए, चूँकि वो मौल्लिम थे, कमाई के लिए दूसरी जगह पर हुआ करते थे। वहाँ से हर महीना वो खंडवा से 10 रुपये भेजते थे, और उसी में 5 लोग महीने भर गुजारा करते थे। अब ऐसे में मिडिल स्कूल के इम्तिहान में ये बोर्ड में 25 मुमताज़, जैसे कि टॉप 10 होते हैं, उसी तरह से टॉप 25 में वो मुमताज़ मकाम हासिल कर चुके, बल्कि तीसरा मकाम उन्हें मिला था। इस दौरान वालिद साहब मुलाजिमत से सबकदोश हो गए। मैंने सबकदोश का मतलब पिछले लेक्चर में भी बताया था। सबकदोश होना, मुस्तफ़ी होना, रिटायर हो जाना, वजीफ़ा याब हो जाना, यानी कि ओहदे से बेतरफ हो जाना। मैं 1952 में कानपुर चला गया, जहाँ बहुत तकलीफ़ें झेल कर 2 बरस तक मुलाजिमत की तलाश में भटकने और नाकाम रहने के बाद भोपाल में मिडिल स्कूल टीचर की मुलाजिमत मिली। तकर्रुर 2 रोज़ के जंगली और दलदली इलाके में हुआ। मुतअस्सिब और तंग नज़र
افسروں کی زیادتیوں کے خلاف احتجاجاً 3 برس بعد میں نے استعفیٰ دے دیا۔ دیکھیے یہاں پر جو بات بتائی جاتی ہے، مظفر صاحب اپنی آپ بیتی بتاتے ہیں انٹرویو کے ذریعے، کہتے ہیں کہ بہت زیادہ غربت تھی، پریشانی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد صاحب بھی ان کے مڈل اسکول کے زمانے میں ہی ریٹائر ہو چکے تھے، وظیفہ یاب ہو چکے تھے۔ اس کے بعد 1952 کا جب زمانہ آیا تو وہ کانپور چلے گئے، بہت ساری تکلیفیں انہیں جھیلنی پڑی، 2 برس تک وہ ملازمت کی تلاش کرتے رہے۔ اس کے بعد انہیں اتفاق سے قسمت سے مڈل اسکول کی ملازمت مل ہی گئی، لیکن ان کا جو تقرر ہوا تھا، یعنی جو ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی، وہ جو ہے جنگلی اور دلدلی علاقے میں ہوئی تھی، یعنی کہ بہت زیادہ کٹھن راستوں سے انہیں گزر کر جانا ہوتا تھا۔ متعصب اور تنگ نظر، متعصب تعصب رکھنے والے، دل میں براس رکھنے والے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، تنگ نظر جو لوگ ہوتے ہیں، ذہنی تنگی جن کی ہوتی ہے، ایسے لوگ کیا ہے، انہیں بار بار پریشان کیے جا رہے تھے، افسران خصوصی طور پر۔ تو ان کے لیے انہوں نے احتجاجاً کیا کیا، 3 برس بمشکل ملازمت کی، اس کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ آگے دیکھتے ہیں، والد کی خواہش کے مطابق میں نے دوبارہ ملازمت کی، پھر میری شادی ہو گئی۔ والد صاحب کی خواہش تھی کہ یہاں پر مصنف یعنی کہ مظفر صاحب کی جو ہے شادی ہو جائے، لہٰذا ان کی شادی کر دی گئی۔ پھر بعد میں انہوں نے مزید کیا ہے، دوبارہ ملازمت بھی کی تھی۔ 14 برس تک محکمہ جنگلات میں کلرک رہ کر ایم اے ایم ایل ایل بی اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی۔ ایم اے ایل ایل بی اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی تھیں۔ قلیل تنخواہ میں والدین اور بہنوں کی کفالت کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کی پرورش کے لیے خاصے پاپڑ بیلنے پڑے۔ لفظ آیا ہے، محاورہ ہے پاپڑ بیلنا، یعنی بہت زیادہ پریشانی اٹھانا، مشکل کام کر دکھانا۔ اب دیکھیے بات یہ تھی کہ ان کے جو ہے 3 بہنیں تھیں، مظفر صاحب کی 3 بہنیں تھیں، بھائی کوئی تھا نہیں ان کے علاوہ، تو یہاں پر جو کچھ بھی کرنا تھا انہیں خود کرنا تھا۔ والد صاحب تو وظیفہ یاب ہو چکے تھے، ضعیف ہو چکے تھے، لہٰذا خود اپنے بیوی بچوں کا، اپنے بہنوں کی کفالت، اپنے بوڑھے والدین کی ذمہ داری انہیں ہی اٹھانی تھی، لہٰذا انہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ملاقاتی اگلا سوال کرتا ہے، آپ نے رسائل کے لیے کب لکھنا شروع کیا؟ آپ کی ابتدائی تخلیقات کہاں شائع ہوئیں؟ مظفر صاحب کا جواب ہے، کہانیاں اور داستانیں پڑھنے کا میرا شوق لڑکپن ہی میں جنون کی حد تک تھا۔ 13 برس کی عمر میں امتحان کے زمانے میں والد مرحوم نے طلسم ہوش ربا پڑھتے ہوئے مجھے پکڑ لیا تھا۔ 13 برس کی عمر، ٹین ایجر جو ہوتے ہیں، نوجوانی کی عمر جو ہوتی ہے، اس میں بچے کچھ نہ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے وقت میں چونکہ یہ فطرتاً ادبی ماحول سے تعلق رکھتے تھے اور پڑھنے کا انہیں شوق تھا، لہٰذا انہوں نے بچپن میں ہی یعنی 13 برس کی عمر میں امتحان کا جب امتحان کا زمانہ تھا، ایسے وقت میں نصابی کتابوں، درسی کتابوں کو پڑھنے کے بجائے طلسم ہوش ربا یہ پڑھتے ہوئے پکڑے گئے تھے، یہ پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد دیکھیے گا آگے کہ خاصی سرزنش کی اور یہ بھی کہا کہ ایسا ہی شوق ہے تو پڑھ لکھ کر اس لائق بنو کہ تمہاری تحریریں دوسرے پڑھیں۔ دیکھیے یہاں پر ریڈنگ ہی کر رہے تھے، مطالعہ ہی کر رہے تھے، لیکن نصابی کتابوں کا نہیں، کیونکہ اس وقت نصابی کتابیں یا درسی کتابیں پڑھنا ان کے لیے ضروری تھا۔ والد صاحب نے جب دیکھا کہ یہ تو طلسم ہوش ربا نامی کوئی ناول پڑھ رہا ہے یا کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، تو ایسے وقت میں والد صاحب نے سرزنش کی، یعنی کہ انہیں تنبیہ کرتے ہوئے، انہیں سمجھاتے ہوئے، انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے کہا کہ اتنا ہی تمہیں شوق ہے نا پڑھنے کا، تو پھر اس لائق بنو کہ تم خود لکھو، لوگ تمہاری تحریریں پڑھیں۔ چنانچہ اسی وقت سے چل میرے خامے بسم اللہ، دیکھیے گا، چل میرے خامے بسم اللہ، خامہ قلم کو کہتے ہیں، اسی وقت اس بات کو انہوں نے اپنے ذہن میں گرہ کی طرح باندھ لیا تھا، اپنے ذہن کی گرہ بنا لیا تھا، اور اسی وقت یہ سوچ لیا تھا کہ اب میں بھی کچھ نہ کچھ لکھوں گا، اور اسی وقت سے انہوں نے لکھنا بھی شروع کیا۔ چل میرے خامے بسم اللہ، یعنی کہ قلم سے کہا کہ چلو بسم اللہ ہو، یعنی شروع ہو جاؤ۔ دہلی سے بچوں کا رسالہ کھلونا نیا جاری ہوا تھا۔ بچوں کے لیے میرے تحریر کردہ لطیفے، کہانیاں، نظمیں اسی پرچے میں چھپیں۔ پھر پھلواری جو کہ دہلی سے نکلتا ہے، ٹافی، کلیاں لکھنؤ سے نکلتی ہیں، دوست جو کہ کراچی کا ہے، اور ہند و پاک کے دوسرے بچوں کے
रिसालों के लिए मैंने खूब लिखा। मुकाम शुक्र है कि हुकूमत हिंद की मतबूआ दरसी किताबों से लेकर दीगर कई रियासतों की दरसी किताबों में मेरी तख्लीक़ात शामिल हैं। मैं अब भी बच्चों के लिए नज़में वग़ैरह लिखता रहता हूँ। यहाँ पर हनफी साहब ने बताया कि क्या क्या उन्होंने लिखा है, किन किन रिसालों में, किन किन अखबारात में, किन किन जराइद में उनके ये सब कारनामे या तख्लीक़ी सलाहियतों को जगह दी गई है। तो उनमें से चंद एक के नाम बताए उन्होंने कि खिलौना है, जो कि दिल्ली से निकलने वाला एक रिसाला था, नया जारी हुआ था, उसमें उन्होंने लिखा है। उसके बाद बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सारे लतीफ़े, कहानियाँ, नज़में वग़ैरह भी लिखी है। मुख्तलिफ़ उन्होंने अखबारात के नाम दिए, जैसे कि फुलारी है जो दिल्ली से निकलता था, टॉफ़ी, कलियाँ लखनऊ से निकलते थे, और दोस्त कराची वगैरह, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है। और उसके बाद क़िस्मत इन पे मेहरबान रही, हुकूमत हिंद ने इनके मतबूआ यानी जो तबात जिसकी हो चुकी है, दरसी किताबें जो है, उनमें इनकी नज़मों को, इनके क्या कहेंगे अदबी तख्लीक़ात को शामिल किया और फिर इन्हें शोहरत नसीब होती चली गई। देखते हैं हम आगे। मुलाकाती अगला सवाल करता है, बच्चों के अदब में कौन सी ख़ुसूसियात ज़रूरी हैं? हनफी साहब कहते हैं, हम अपने बच्चों को जादूगर, परियों और आसिफों की कहानियाँ बहुत सुना चुके। आज के बच्चों में भी कुछ यकीनन ऐसे होंगे जिन्हें जादुई कहानियाँ पसंद होंगी। देखिए, यहाँ पर मुज़फ़्फ़र साहब का कहना है कि पिछले ज़माने से लेकर आज तक के ज़माने तक भी कई ऐसी घराने रहे हैं जहाँ पर बच्चों को जादुई कहानियाँ सुनाई जाती है और बच्चे ऐसी कहानियों में दिलचस्पी रखते भी थे। इसके अलावा परियों की कहानियाँ, आसिफ यानी कि जीन, भूत वगैरह, प्रेत वगैरह जो होती है, उनकी कहानियाँ सुनाई जाती है और ऐसे कई घराने हैं जहाँ पर ये पसंद भी होती है। हिंदुस्तान की तकरीबन हर ज़बान में ऐसी तख्लीक़ात पहले ही से मौजूद है, क्योंकि पिछले ज़माने से हम देखते हैं, क़दीम ज़माने से इसी तरह की कहानियाँ सुनते, बोलते, पढ़ते यहाँ पर बच्चे बड़े हो गए और बड़े बच्चों को फिर सुनाने लगे। यही दौर चलता रहा हर ज़माने में। तो ये कई ज़माने से इस तरह की कहानियाँ सुनाई जा चुकी हैं। आज बच्चों का अदब तख्लीक़ करने वालों को अपने मौज़ूआत अपने आसपास की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों से मुंतखब करने होंगे, जिनमें मेरे बयान करदा मसाइल या इनसे मिलते जुलते हज़ारों दूसरे मसाइल शामिल हैं। मैं नहीं समझता कि मौजूदा हिंदुस्तान का बच्चा, जो पिछली सदी के बच्चों से कहीं ज़्यादा ज़हीन और बाशऊर है, महज़ कोहे ख़्वाब और तिलिस्माती कहानियों ही से दिलचस्पी रखता हो। ये एक हकीकत है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइंस का ज़माना है, और ज़माने के साथ चलना इंसान की दानिशमंदी कहलाती है। तो यहाँ पर बच्चा भी अब आज के ज़माने में अक्लमंद हो चुका है। आज के ज़माने में मुज़फ़्फ़र साहब के मुताबिक ऐसे बच्चे शाज़ व नादिर ही पाए जाएंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ तिलिस्मी कहानियों या कोहे ख़्वाब की कहानियाँ, कोहे ख़्वाब परिस्तान का नाम है, पहाड़ का नाम है, पहाड़, तो यहाँ की कहानियों में दिलचस्पी रखता है, क्योंकि आज के ज़माने में बच्चा भी टेक्नोलॉजी से मोहब्बत करने लगा है, टेक्नोलॉजी में ताक़ होने लगा है। इसलिए उसे ये परियों की, जीनों की या फिर आसिफों की कहानियों से ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली कहानियाँ पसंद आती हैं। मुलाकाती फिर सवाल करते हैं। मुलाकाती का सवाल है, अगर ऐसा है तो आपके ख़्याल में आजकल के बच्चों के लिए किस किस्म के मौज़ूआत पर बच्चों का अदब लिखा जाना चाहिए? सवाल फिर पूछा गया कि अगर ये बात है, और बात तो हकीकी थी कि आज के ज़माने में बच्चे तिलिस्म कहानियाँ या परियों की, आसिफों की कहानियों से ज़्यादा टेक्नोलॉजी की बातों में दिलचस्पी रखते हैं, तो अगर ऐसी बात हकीकत है तो फिर बच्चों के लिए किस मौजू पर अदब लिखना चाहिए? हनफी साहब का बहुत ही प्यारा जवाब है, गौर से सुनिएगा। कहते हैं, गुज़िश्ता बरसों में राकेश शर्मा की खलाई मुहिम में बच्चों ने जिस गहरी दिलचस्पी का मुजाहरा किया, वही मेरे ख़्याल का मुँह बोलता जवाब है। जैसे कि आपने क्रिश देखा होगा, और इसके अलावा और भी कई ऐसे फ़िल्म हैं, ऐसी कई मूवीज़ हैं, ऐसे कई ड्रामे हैं जिसमें बच्चों की तख्लीक़ी सलाहियतों को उजागर करने की कोशिश भी की गई है। तो यहाँ पर राकेश शर्मा की जो फ़िल्म थी, बच्चों को उनमें खलाई मुहिम जो थी उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी महसूस हुई है, और इसी तरह के अदब को लिखने की वो बात करते हैं। आगे कहते हैं कि आज बच्चे मस्नवी सैयारों, रोबोट, कंप्यूटर और पनडुब्बियों को वही दर्जा देते हैं जो कल माजी में दियों और परियों को हासिल था। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर देखिएगा एक बात क्या बताई गई कि आज के बच्चे रोबोट को, कंप्यूटर को, पनडुब्बियों को अहमियत क्यों देते हैं। बिल्कुल किस तरह के बच्चा तो बच्चा है, उसका जहन भले ज़माने के एतबार से बदल सा जाता है लेकिन होता तो वही बच्चा है। पिछले ज़माने में परियों को उड़ता देखता था, पिछले ज़माने के जो बच्चे थे दियों को भारी भरकम काम करते देखता था। तो इसी तरह से उसके जहन में आज के पनडुब्बियाँ हैं या रोबोट है, रोबोट जो बिल्कुल दियों की तरह काम करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर देखते ही देखते काम कर देता है आपका। उसी तरह से यहाँ पर आज के ज़माने का बच्चा कल माजी में जो चीज़ें देखता था वही बातें, वही लुत्फ़ आज भी हासिल कर रहा है। हाँ, सिर्फ ये है कि यहाँ शक्लें बदल गई हैं। आज के बच्चे का कोहे ख़ाफ खला है और परिस्तान अंटार्कटिका है। कोई भी मौजू, ख्वाह वो समाजी बुराइयों से ताल्लुक़ रखता हो या कोहे पैमाई से, वो साइंसी मुहिम हो या जंगजोई, बज़ात खुद दिलचस्प नहीं हुआ करता। इसे दिलचस्प बनाना होता है बनाता है हमारा बर्ताव और सलीक़ा। ये तो एक हकीकत है। कोई भी मौजू, अब अगर साइंस का ही मौजू लेते हैं तो आम तौर पर साइंस के मौजूआत हमें खुश्क मालूम पड़ते हैं, लेकिन कोई भी मौजू इतना खुश्क होता नहीं है। इसे हमें अपने बर्ताव से, अपने सलीक़े से बेहतरीन बनाना होता है, उसमें दिलचस्पी पैदा करनी होती है। अलबत्ता मकसदी कहानियाँ लिखते हुए हमें इस नुक्ते को ज़रूर मलहूज़ रखना होगा कि बच्चा बराह रास्त अखलाकियात और पिंदो नसीहत का दर्स सुनना पसंद नहीं करता। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि बच्चा जो है बिल्कुल भी डायरेक्ट अगर आप बच्चे को नसीहत करने लगते हैं, अब जैसे मैं आपको मिसाल देती चलूँ, आजकल बहुत सारे कार्टून्स बनाए गए हैं, कार्टून्स मूवीज़ हैं, कार्टून्स ड्रामे हैं। हर घर में, तकरीबन हर घर में बच्चे इनके शिदा हैं, बल्कि बड़े भी बहुत रग़बत से उन्हें देखते हैं, शौक़ से उन्हें देखते हैं। जैसे डोरेमोन है, मोटू पतलू या जो भी है, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें बच्चे क्या करते हैं, उसको बहुत दिलचस्पी के साथ देखते हैं। अब यहाँ पर होता ये है कि इसके ज़रिए बहुत सारी सीख भी दी जाती है। बच्चे वो सारी चीज़ें देखते देखते उसमें से अखलाकियात को भी सीख लेते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि इससे कुछ गलत तासुरात भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन उसका एक, जैसे कि पानी पीने का तरीक़ा है, बैठकर पानी पीना है, किसी की हमदर्दी करना है, किसी की मदद करना है, किसी के साथ ज़्यादती ना होने देना है, किसी के साथ अगर जुल्म सितम हो रहा है वहाँ फौरी जाना है, रोक टोक करना है, मतलब वालिदैन के साथ किस तरह से पेश आना है, बड़ों से कैसे मिलना है, स्कूल के बारे में कैसे, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चा देखते देखते, खेलते खेलते बहुत कुछ सीख जाता है। तो यहाँ पर हनफी साहब का भी मकसद यही है कि बच्चा जो है आज के ज़माने का जो बच्चा होता है वो मकसदी कहानियाँ नहीं सुनना चाहता, वो जो है तो सलीक़ा सुनना नहीं चाहता, पिंदो नसीहत की बातें सुनना नहीं चाहता है। वो रास्त तौर पर अगर आप बच्चों से कहते हैं कि बड़ों की बात सुनिए या लोगों से हमदर्दी से पेश आइए, छोटे भाई से मोहब्बत से पेश आइए, तो वो बात उसको गिरा गुजरती है, वो अच्छी नहीं लगती। वही अगर कार्टून के ज़रिए या किताब कॉमिक्स के ज़रिए या इस तरह की मूवीज़ के ज़रिए बच्चे को दिखाते हैं तो वो बात उसके जहन में घर करने लग जाती है। ये कड़वी गोलियाँ उसे स्कूल और घर में काफ़ी खिलाई जा चुकी हैं। कहानियों की लिपट कर पेश करने होंगे। कहानियों की लिपट किताबों और रसालों का सहारा वो तफरीह के गर्ज से लेता है, चुनांचे हमारे फ़नकारों को अपने मकासद शहद और शक्कर में लिपट कर पेश करने होंगे। देखिए यहाँ पर स्कूल हो या घर हो, ये तरबियत गाह है। घर में है, वालिदैन तरबियत कर रहे हैं, घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं, दादा दादी होते हैं, चाचा चाची, ताया ताई, जो भी लोग होते हैं घर के बड़े, वो यकीनन छोटे बच्चों की तरबियत पे कोई कसर नहीं छोड़ते। वो यकीनन मौका ब मौका उनकी तरबियत करते रहते हैं, और स्कूल तो होता ही है तरबियत करने के लिए, या तरबियत गाह बनी है। तो यहाँ पर भी उसे तरबियत दी जाती है कि झूठ मत बोलो, ज़ोर से मत बोलो, सलीक़े से बोलो, अदब से बोलो, बैठकर पानी पियो, या फिर इस तरह की बहुत सारी बातें, झगड़ा ना करो, फसाद ना करो, एक दूसरे से हमदर्दी से रहो, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आओ। यहाँ पर इस तरह की नसीहतें उसे दिन रात मिलती ही रहती है। ये यहाँ पर मुज़फ़्फ़र साहब ने इस तरह की पिंदो नसीहत को कड़वी गोलियों से तशबीह दी है। अब उनका ये कहना है कि फ़नकार का काम ये है कि बच्चा किताबें हैं, रसाले हैं, लेकिन आज के ज़माने में हम ये इंटरव्यू तो काफ़ी पुराना है, अगर हम आज के ज़माने में देखते हैं तो बच्चा क्या करता है,
اپنے آپ کو بہلانے کے لیے موبائل کا سہارا لیتا ہے، ویڈیو گیم کا سہارا لیتا ہے، انٹرنیٹ کا سہارا لیتا ہے۔ تو ایسے وقت میں زیادہ سے زیادہ اسے ایسی نصیحت والی فلمیں دکھائی جائے، کارٹونز دکھائے جائے، تاکہ جو چیز آپ اس کو بول کر کے سمجھانا چاہتے ہیں، بتا کر سمجھانا چاہتے ہیں، اسی چیز کو وہ دیکھ کر کے سیکھ جائے، سمجھ جائے۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں، مجھے 100% یقین ہے کہ ایسی مقصدی کہانیاں اور ادب جن میں بچوں کی دلچسپی کا وافر سامان بھی موجود ہوگا، واضح نصیحتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ کارگر ثابت ہوں گے۔ یہاں پر وہ یقین رکھتے ہیں حنفی صاحب کہ ایسی کہانیاں یا ایسی مقصدی کہانیاں جس میں نصیحت ہوتی ہے، اگر آپ اس کو موبائل کے ذریعے، کارٹون کے ذریعے، کامکس کے ذریعے، رسالوں کے ذریعے، تفریحگاہوں کے ذریعے بتاتے ہیں تو بچوں کے لیے مفید ثابت ہوں گے، اور انہی کے وطن سے ایک صاف ستھرا، پرسکون، ترقی یافتہ، روشن ہندوستان برآمد ہوگا۔ یعنی کہ جب بچہ جو سیکھے گا وہی وہ لوگوں کے ساتھ پیش کرے گا، یعنی انسان کی تربیت، انسان کے بولنے کا انداز، اس کے اخلاق، اس کی تربیت کو بتاتے ہیں۔ تو یہاں پر بچے کو جس طرح کی تربیت دی جائے گی، وہ آنے والے قوم کو، آنے والی نسل کو اسی طرح کا بنا کر چھوڑے گا۔ اسی لیے یہاں پر بتاتے ہیں حنفی صاحب کہ بچے کو آپ جو سکھاؤ گے اسی کے ضمن میں اس سے صاف ستھرا، پرسکون، ترقی یافتہ، روشن ہندوستان ابھر کر سامنے آئے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آج بچوں کے دلوں میں اپنے وطن سے محبت، اپنے وطن والوں سے ہمدردی، اس طرح کے جذبات اگر آج ہی ڈالے جائیں تو کل بڑا ہو کر وہ بچہ ہر ایک سے محبت اور شفقت سے پیش آئے گا۔ یہ فسادات، یہ دہشت گردی، یہ لوٹ مار، یہ نفرت، تنفر جیسے ماحول سے وہ خود بھی پاک رہے گا اور اپنے ماحول کو بھی بچائے رکھے گا، اور ہندوستان یقیناً پرسکون، ترقی یافتہ، روشن بن کر سامنے آئے گا۔ تو پیارے بچوں، انشاءاللہ بقیہ جو ہے اگلے سوالات ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھتے ہیں، بقیہ انشاءاللہ بعد میں آئیں گے، پڑھیں گے ہم آگے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔